दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी के बारे में। और इस स्टॉक की कल की परफॉर्मेंस को आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस स्टॉक की पूरे हफ्ते के अंदर जो परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है इसकी भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में करूंगा। अब देखा जाए तो पूरे वीक में इस स्टॉक के अंदर तकरीबन 2.25% की गिरावट देखने को मिली है और बीते हुए कल में भी ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको लगभग 2% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई पड़ रहा था अगर बीते 2-3 दिनों में मार्केट में इस स्टॉक में शार्प डिप आता हुआ नजर नहीं आया। अब इन सब चीजों को हम किस प्रकार से लें, जाहिर सी बात है कि प्राइस के आधार पर तो स्टॉक कमजोर होता दिखाई पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इस कठिन समय में भी इस स्टॉक के लिए बड़ी पोटेंशियल को जनरेट करते दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बस आपको यह याद रखना है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको मार्केट में नहीं करनी है। अब बात करते हैं अपने स्टॉक के बारे में। देखिए आईआरएफसी के स्टॉक में बीते कुछ महीनों से, या मैं कह सकता हूं कि जब से हमारे पास में जुलाई में फाइनल बजट आया था लास्ट ईयर, तब से लेकर के अभी तक सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली। और उसके बाद में अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में फर्स्ट फेयर को आए हुए बजट के बाद में भी कहीं ना कहीं रेलवे को किसी प्रकार की कोई गणना में ना आने की वजह से वो गिरावट अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। यही स्टॉक जो पिछले साल एक समय हमको 229 रुपए के हाई पे दिखाई पड़ रहा था, निरंतर वहां से हमको टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। कोई शार्प डिप नहीं आया, लेकिन लगातार इस स्टॉक के प्राइस में हमको गिरावट देखने को मिली है। जुलाई से लेकर के फेब के मंथ का काउंट किया जाए तो इस स्टॉक में धीमे धीमे करके पर मंथ के आधार पर 5% 4% की गिरावट हुई है और वो परिणाम इस प्रकार से निकल करके आए हैं। अब इनके कुछ मोटे मोटे रीजन है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम रिसेंट टाइम के बारे में बात करें तो जो हमारे पास में बजट 25 आया 2025 निकल करके आया, उसमें आम आदमी को लेकर के काफी घोषणाएं होती दिखाई पड़ी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जहां तक बात रेलवे सेक्टर की जाए तो रेलवे सेक्टर की चर्चा भी वहां पे होती नहीं दिखाई पड़ी, जबकि ये वही सेक्टर है जो 2023 तक मार्केट के अंदर एक लीडिंग सेक्टर की तरह काम करता दिखाई पड़ता था और लगातार हर बजट में इसकी चर्चाएं हो रही थी। बुलेट ट्रेन की चर्चाएं हो रही थी, आपके लिए वंदे भारत ट्रेन की चर्चाएं हो रही थी, नए ट्रेन के बारे में बात हो रही थी, नए कॉरिडोर्स बनाने के बारे में चर्चाएं हो रही थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट रेलवे को आपको लगातार हर डिस्कशन में, हर किसी बोर्ड मीटिंग में या हर किसी इलेक्शन की कैंपेनिंग में देखने को मिल जाते थे। लेकिन 2024 जैसे ही शुरू हुआ, 2024 का फेब जैसे ही हमारे सामने निकल करके आया, वहीं से रेलवे के लिए मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी दिक्कतें आना शुरू हो गई। उनमें आपके लिए प्रमुख तौर पे जो चीज निकल के आई थी वो रेलवे का जो इंडिया गवर्नमेंट का एंट्रीम बजट था, जहां रेलवे को जो कैपेक्स था वो कम मिलता दिखाई पड़ा और वही चीजें, वही पैटर्न हमको लगातार आगे बढ़ता भी दिखाई पड़ा। अब मैं आपके साथ में कल की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए पिछले इतने इतिहास को इसलिए उठा कर ला रहा हूं क्योंकि रेलवे के अंदर जो तेजी आई थी वो कहीं ना कहीं लगातार रेलवे के डिस्कशन, रेलवे की चर्चाओं से और रेलवे को मिले हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से होती दिखाई पड़ी थी। लेकिन अगर हम बात करें फरवरी 2024 से लेकर के आज तक की डेट में, तो रेलवे के हाथ में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लगते नहीं दिखाई पड़े हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में बात हो, धीमे धीमे करके प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आता हुआ हमको नहीं दिखाई पड़ा। और यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक, या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा सेक्टर इस समय मार्केट में आपको दबाव में काम करता हुआ महसूस हो रहा है और लगातार इस सेक्टर के अंदर गिरावट भी होती दिखाई पड़ रही है। और यही चीजें हमको इस वीक की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिली। यहां पर डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि मार्केट भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि अगर बाजार के बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो मार्केट के अंदर तो फिलहाल हमको लास्ट वर्किंग डे पे थोड़ी सी ही गिरावट देखने को मिली है और अगर पूरे वीक के बारे में बात करें तो मार्केट हमको 1% अप जाती दिखाई पड़ी। लेकिन रेलवे कहीं ना कहीं इस बाजार के सपोर्ट के साथ में ऊपर नहीं उठ पाया क्योंकि बाजार के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली। बात करी जाए अगर आपके सामने पीएसयूज के बारे में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कैपेक्स का एक इश्यू बनता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है और वो चीजें आ रही हैं। अब इन स्थितियों में हमको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? तो देखिए पहली बात तो इस हफ्ते की अगर आईआरएफसी की परफॉर्मेंस को मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो 2-3% अगर स्टॉक हफ्ते भर में टूट करके आया है तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन अगर चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास किया जाए, थोड़ा गहराई में समझने का प्रयास किया जाए, और अगर शायद आपने मेरे वो वीडियोज भी देखे हों जो ऑलरेडी अब यहां पर डिलीटेड हैं, जिनमें मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी कि रेलवे में आईआरएफसी के पास में अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के
बारे में बात की जाए तो इसके पास में ऑर्डर बुक कंप्लीट फुल दिखाई पड़ती है और 2030 तक भी अगर कंपनी को कोई नया ऑर्डर ना मिले तो भी ये अपने काम में आपको लगातार इंगेज दिखाई पड़ेगी और उन्हीं के आधार पर काम करती दिखाई पड़ सकती है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि रेलवे के पास में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा, रेलवे के अंदर किसी प्रकार के नए अपग्रेड्स नहीं आएंगे जिनके ऊपर काम होता नहीं दिखाई पड़ेगा, जिनमें किसी प्रकार की फाइनेंसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन चीजों को समझने के बाद में रेलवे में डेफिनेटली 2023 या 2024 के माफ कीजिएगा 2024 के फरवरी के मंथ तक एक हाइप जरूर बनी, जो मार्केट के अंदर बाद में डाइल्यूट भी हो रही है और कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्टमेंट में भी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर करके दिखाई पड़ेगी, रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स इनके पास में ऑलरेडी काम करते दिखाई पड़ रहे हैं, जब इनकी फंक्शनिंग शुरू होगी, जब ये रेलवे के प्रोजेक्ट मार्केट में आपको एग्जैक्टली काम करते दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं रेलवे के प्रोजेक्ट में जो फंडिंग की आवश्यकता होगी वो आईआरएफसी के अंदर वापस से बढ़ेगी और ये चीजें रेलवे के इस स्टॉक को मार्केट में फिर से नीचे से ऊपर लाने का प्रयास कर सकती हैं। मैं किसी भी नए ऑर्डर के बारे में चर्चा ना करते हुए भी बात करूं तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि रेलवे के पास में अभी जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ बड़े नंबर पर ले जा सकते हैं या कुछ बड़ी ऑर्डर बुक को फुलफिल करने में कुछ बड़े मुनाफों की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखा जाए तो पिछले एक साल में स्टॉक का प्रदर्शन आपको भले ही अच्छा देखने को ना मिला हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक को जज किया जाए तो एक कंपनी ने कभी निराश नहीं किया और अपने हर नंबर में अपने पिछले नंबर को पछाड़ने का ही प्रयास करती हुई नजर आई है। रेलवे के बाकी स्टॉक्स भले ही मार्केट में टूटते दिखाई पड़े, लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का प्रयास जरूर से जरूर किया हुआ है। तो इन बेसिस में मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस बार जाहिर सी बात है कि बजट से कई सारे सेक्टर्स को हम लोग को निराशा हाथ लगती दिखाई पड़ी है, रेलवे भी उसी में से एक सेक्टर था जिसकी वजह से ये सेक्टर या फिर ये स्टॉक जो है मार्केट के अंदर वापस से बाउंस बैक नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग को वो पैटर्न भी समझना होगा कि मार्केट के अंदर भी बड़ा प्रेशर हमको देखने को मिला है, चीजें अभी भी सामान्य तरफ नहीं जाती दिखाई पड़ी हैं। मैं आपसे फिर से कह सकता हूं कि जिस प्रकार का ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है यूएस चाइना के बीच में या फिर यूएस अगेंस्ट द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, ये चीजें आने वाले समय में थोड़े हमारे लिए और भी दुष्परिणाम क्रिएट करें तो हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए अलर्ट और स्ट्रेटेजिक होने की आवश्यकता हमको डेफिनेटली पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कह सकता हूं कि रेलवे के इस स्टॉक के पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का डाउट किया जा सकता है। रेलवे के पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी किसी प्रकार का डाउट किया जा सकता है। यह हो सकता है कि एक और दो बजट के अंदर मार्केट में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेलवे को थोड़ा सा साइडलाइन करके डिस्कशन को आगे बढ़ाए, लेकिन साइडलाइन का मतलब नेग्लेक्शन नहीं हो सकता है और ये वो सेक्टर है जो हमारे देश के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट एक फैक्टर के रूप में काम करता दिखाई पड़ता है। अब जिस प्रकार से इस समय लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती दिखाई पड़ रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर रेलवे को अभी कैपेक्स नहीं मिला है तो आने वाले समय में मिलेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो इनके ऑलरेडी पाइपलाइन में है या फिर ऑलरेडी अभी एक्टिव भी नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भी काम होता हुआ शुरू दिखाई पड़ेगा और मुझे लगता है कि उन सब का फायदा एज ए लॉन्ग रन में हमको इस स्टॉक में देखने को जरूर मिल सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि आईआरएफसी हो या कोई भी पीएसयू स्टॉक हो, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बना ही नहीं है। प्रॉफिट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हां आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके इन स्टॉक्स में अपने निवेश के बारे में स्टडी करनी चाहिए और उनके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर ये स्टॉक मुझे डिस्काउंटेड रेट पे दिखाई पड़ रहा है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में दिखाई पड़ रहा है, बेहतर रिजल्ट्स के साथ में दिखाई पड़ रहा है और बेहतर प्रोजेक्शन के साथ में फ्यूचर में दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मार्केट में स्टडी करने का प्रयास जरूर करना चाहिए है। ये जरूर हो कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर प्राइस में हमको ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का डिस्काउंट ऑलरेडी आता दिखाई पड़ चुका है, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ये किसी प्रकार का बड़ा खतरा है? तो मेरी अपनी जो निजी राय है वो यही कहती है कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मार्केट में देखना पसंद करूंगा। बाकी हर कोई इंडिविजुअल अपनी समझ के हिसाब से मार्केट में काम करे, वो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मेरे कहने पे या वीडियो देख करके स्टॉक खरीदने बेचने की कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का उपयोग एक लर्निंग मटेरियल के रूप में आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, स्वयं की अपनी स्टडी में शामिल कीजिए और उसके बाद आपको जो चीजें सही लगे सिर्फ उन्हीं को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।